नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में किसी तरह एनडीए सरकार तो बन गई, पर नीतीश भाजपा के सामने चुनौतियों का है पहाड़। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश सरकार के नई शिक्षा मंत्री पर आरजेडी ने उठाए सवाल, मेवालाल पर लगे थे करप्शन के आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह के गुपकर गैंग बयान पर महबूबा मुफ्ती ने दिया जवाब, कहा आप करें तो नेशनल, हम करें तो एंटी नेशनल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। और आप हमें बताइए कि क्या नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में किसी तरह एनडीए सरकार तो बन गई, पर नीतीश बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़। जी हां दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार एक बार फिर बन गई है, लेकिन इस बार का दृश्य कुछ अलग है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन इस बार एनडीए में जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी बड़े दल के रूप में उभरी है। इसके बाद भी नीतीश की सरकार दो छोटे दलों की बैसाखी पर टिकी है, जो चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुए हैं। इस स्थिति में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले न सिर्फ सभी दलों के साथ सामंजस्य बनाना होगा, बल्कि सभी दलों को विश्वास में भी लेना होगा। अब तक नीतीश कुमार की पहचान राजनीति में बड़े निर्णय लेने वाले के रूप में होती रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश के लिए अब बड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से लेना एक चुनौती होगी। जेडीयू के एक नेता भी मानते हैं कि बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बनते रहे थे। उनके और नीतीश कुमार के बीच एक अच्छी समझदारी बन गई थी, जो सरकार चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील कुमार मोदी नहीं होंगे। इसके अलावा भी बीजेपी नीतीश के किसी भी फैसले के पीछे खड़ी रहती थी, लेकिन इस सरकार में यह उतना आसान नहीं दिखता है। इधर बीजेपी के लिए भी सरकार में बड़े दल के रूप में कई चुनौतियां हैं। बीजेपी ने मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे की जगह नए चेहरों को तरजीह देकर यह संकेत देने की कोशिश की है कि उसकी सोच नए पौधों को सींचने की होगी, लेकिन यह आसान नहीं दिखता है। नई टीम में अनुभव कम होगा, जबकि लोगों की आकांक्षा बड़ी होगी। वैसे बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने नई टीम को ओवरशैडो से मुक्त करने के लिए बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल से हटाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं को कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को भोजपुर और मगध क्षेत्र में काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। इधर बीजेपी के लिए घोषणा पत्रों को लागू करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि इस सरकार में चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की ओर चलेगी। इसके अलावा नीतीश कुमार की नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार का विपक्ष होगा। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में आक्रामक चुनाव प्रचार कर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी आरजेडी काफी आक्रामक मूड में रहेगी, जिसे बड़ी संख्या में जीतकर आए वामपंथी दलों का भी साथ मिलेगा, जिससे निपटना भी इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार के नए शिक्षा मंत्री पर आरजेडी ने उठाए सवाल, मेवालाल पर लगे थे करप्शन के ये आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में मंगलवार को नवगठित मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग के साथ साथ वे सभी विभाग रखे हैं जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। वहीं मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आरजेडी ने मेवालाल चौधरी को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। मंगलवार को आरजेडी की ओर से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा है कि जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे, उसे नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा। तारापुर के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी राजनीति में आने से पहले वर्ष 2015 तक वे भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वर्ष 2015 में सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए। इसके बाद जेडीयू से टिकट लेकर तारापुर से चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर चौधरी नियुक्ति घोटाले में आरोपित किए गए। कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले का मामला सबौर थाने में वर्ष 2017 में दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक ने कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के गुपकार गैंग बयान पर महबूबा मुफ्ती ने दिया जवाब, आप करें तो नेशनल, हम करें तो एंटी नेशनल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पार्टियों के बीच हुए गुपकार गठबंधन को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए उन्हें गुपकार गैंग की संज्ञा दी है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस गठबंधन में शामिल लोगों को एंटी नेशनल भी कहा है। इसी के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने उन पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह के ट्वीट के जवाब में ट्वीट कर कहा कि भाजपा सत्ता की भूख के लिए चाहे कितने भी गठबंधन बना ले, लेकिन
लेकिन अगर हम किसी तरह के एक संयुक्त फ्रंट बनाते हैं तो हम राष्ट्रहित को चुनौती दे रहे हैं। महबूबा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा हर दिन संविधान की धज्जियां उड़ाती है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने इस पर कहा है कि अमित शाह जी, हम कोई गैंग नहीं है बल्कि एक राजनीतिक गठबंधन है जो आपकी आशाओं के विरुद्ध चुनाव लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। क्या बोली महबूबा? शाह के कई ट्वीट्स के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी कई ट्वीट करे, उन पर पलटवार किया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा, भाजपा की भारत में फूट डालकर और खुद को रक्षक बताकर विपक्षियों को आंतरिक और काल्पनिक शत्रु दिखाने की तरकीब अब पुरानी हो चुकी है। लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े और अब गुपकार गैंग राजनीतिक वाद विवाद का हिस्सा हो जाएगा, जबकि चर्चा का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई होनी चाहिए। महबूबा ने आगे लिखा कि अब गठबंधन में चुनाव लड़ना राष्ट्रद्रोह हो गया है। भाजपा सत्ता की भूख के लिए कितने भी गठबंधन कर सकती है, लेकिन हम गठबंधन कर रहे हैं तो वह राष्ट्रहित के खिलाफ है। महबूबा ने तीसरे ट्वीट में लिखा कि भाजपा की यह पुरानी आदत है। पहले भाजपा कहती थी कि टुकड़े टुकड़े गैंग देश की अखंडता के लिए खतरा है और अब इन्होंने गुपकार गठबंधन पर राष्ट्रद्रोही बताना शुरू कर दिया है। विडंबना यह है कि यह बीजेपी है जो संविधान का दिन रात उल्लंघन करती रहती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। हार मानने को तैयार नहीं तेजस्वी, 17 सीटों को ले अब जाएंगे कोर्ट। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में कम वोटों से हार तो दोनों तरफ हुई है, लेकिन मामूली अंतर से सत्ता से वंचित रह जाने के कारण महागठबंधन को यह षड्यंत्र लग रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुकाबले 15 सीटों से पिछड़ जाने वाला विपक्ष अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने कम अंतर से हारे महागठबंधन के प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से मामले को अदालत में ले जाएं। आलाकमान से निर्देश के बाद राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एवं वाम दलों के हारे हुए प्रत्याशियों ने ऐसी 17 सीटों पर तैयारी कर रखी है जिन पर बहुत कम अंतर से हार हुई है। तेजस्वी का मानना है कि ऐसी सीटों पर उन्हें हार नहीं हुई है बल्कि साजिश के तहत हराया गया है, मगर निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि कम वोटों के अंतर से हारने वाले प्रत्याशियों की संख्या दोनों ओर से लगभग बराबर है। 3000 से कम वोटों से कुल 35 प्रत्याशियों की हार हुई है। इनमें 17 महागठबंधन के हैं तो एनडीए के भी 18 हैं। हालांकि 1000 से कम वोटों से हारने वालों की संख्या महागठबंधन में ज्यादा है और एनडीए में कम। इस दायरे में एनडीए के कुल 4 ही प्रत्याशी हैं जबकि महागठबंधन के 6 हैं। अदालत जाने की तैयारी कर रहे महागठबंधन के घटक दलों ने 3000 से कम वोटों से हारने वाली सीटों पर ज्यादा फोकस किया है। नतीजे के दौरान ही आधी रात को आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा के साथ महागठबंधन के अन्य घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया था। 2 दिन बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वे हार मानने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट जाएंगे। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि अदालत जाने के लिए वकीलों से राय ले ली गई है। प्रत्याशियों को अपने स्तर से ही अदालत में जाने का निर्देश दिया गया है। कागजात तैयार किए जा रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर साधा निशाना, पूछा मुख्यमंत्री बताएं कितना सफल हुआ मिशन शक्ति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में महिला विरोधी अपराध की कई हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि मिशन शक्ति अभियान कितना सफल रहा है। उल्लेखनीय है कि कुछ हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। इसके आरंभ के समय कहा गया था कि अभियान के पहले चरण में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रियंका ने प्रदेश में महिला विरोधी अपराध की कई घटनाओं का हवाला देते हुए ट्वीट किया, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि उनका मिशन शक्ति कितना सफल रहा। उन्होंने दावा किया, उत्तर प्रदेश से महिलाओं के खिलाफ अपराधों की आ रही खबरें तो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए एकदम सुरक्षित नहीं है। कई जगहों पर तो लड़कियों ने जान दे दी क्योंकि उनकी कोई सुनवाई न हुई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से के बाद बीजेपी के एक और बड़े नेता जयसिंहराव गायकवाड़ पाटिल ने छोड़ी पार्टी, जाने क्या है वजह। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ खड़से के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जयसिंहराव गायकवाड़ पाटिल ने भी पार्टी छोड़ दी है। इस संबंध में खुद गायकवाड़ पाटिल ने फेसबुक पर पार्टी छोड़ने के बाद खुद जानकारी दी है। मंगलवार सुबह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बच्चू पाटिल को इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए गायकवाड़ ने कहा कि मैं पार्टी के लिए मेहनत करने और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था, लेकिन पार्टी ने मुझे लंबे समय
समय से कोई मौका नहीं दिया, इसलिए मैंने यह कदम उठाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लिखे इस्तीफा में जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने लिखा कि मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद अपने फेसबुक पर भी गायकवाड़ ने इस पत्र की कॉपी को साझा किया है। उन्होंने कहा कि मैं सांसद या फिर विधायक बनने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहता हूं। इसके लिए करीब 1 दशक से मैं जिम्मेदारी मांग रहा हूं, लेकिन पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दिया, जिसके बाद मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।